नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज मैथमेटिकल टूल का अगला कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफ को आज हम सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। देखो ग्राफ आपका बेसिकली कोई भी दो क्वांटिटी है उनके बीच का रिलेशनशिप जो होता है वो आपको वर्बली बताता है। आप इसके फिगर को देख के या डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ कैसे वेरी हो रही है। इसके ग्राफ कई टाइप के होते हैं, जैसे आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। तो एक एक करके हम उन सबको समझेंगे जितना आपके फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। तो आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। अ डायग्राम इन विच अ लाइन आर अ कर्व shows the relationship between two quantities measurement इट्स। देखो ये कह रहा है कि एक ऐसा डायग्राम जो दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन देता है, कैसे रहेगी, या तो लाइन के फॉर्म में या किसी कर्व के फॉर्म में। देखो जैसे अगर आपको ये लाइन दी हुई है, अब इस लाइन को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस। देखो जैसे ही हमने एक्स को इंक्रीज किया उसी तरह आपका वाई इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे आप देखो जैसे हमने एक्स इंक्रीज किया वैसे ही आपका वाई इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आपका वाई और एक्स के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ बार ग्राफ का। देखो वाई एक्सिस पे आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एक्स एक्सिस पे आपका दिया हुआ है कि हर एम्प्लॉय कितना सेविंग करता है परसेंटेज में। अब देखो बिना किसी कैलकुलेशन का आप इस ग्राफ को देख के आप डेटा निकाल सकते हो कि क्या दिया हुआ है। ग्राफ का यही बेनिफिट है, आप उसके डायग्राम को देख के इजीली रिजल्ट बता सकते हो कि ये हो क्या रहा है। अब देखो जैसे आप देखोगे कि 20% एम्प्लॉय हैं, सॉरी 20% जो सेविंग कर रहे हैं, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय हैं। ऐसे ही आप देखोगे 200 एम्प्लॉय हैं जो 30% सेविंग कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे 25 एम्प्लॉय हैं जो 40% सेविंग कर रहे हैं। यहाँ आप देखो 75 एम्प्लॉय हैं जो 50% सेविंग कर रहे हैं। आप कितना इजीली ग्राफ से देख के डेटा बता दिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय हैं और कौन कितना परसेंट सेविंग कर रहा है। तो ये रहा ग्राफ का ओवरव्यू। आइए हम इसका बेसिक समझते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अब देखो ग्राफ जैसा हमने देखा कि ये आपका दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करता है। तो आइए ग्राफ को हम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्लस एक्स एक्सिस, और ये आपका रहा प्लस वाई एक्सिस। जो हाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के आप लेफ्ट साइड आओगे तो उधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा एंड डाउन आओगे तो निगेटिव वाई होगा। ये रहा आपका नॉमेनक्लेचर। अब आप पहले कोऑर्डिनेट में देखो, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ कोई भी पॉइंट लो, आप देखो एक्स भी आपका पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में देखो, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, एक्स निगेटिव है तो इसको लिखोगे माइनस एक्स एंड वाई। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखो एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो इसमें क्या आया आपका माइनस माइनस आया, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखो एक्स प्लस है, प्लस एक्स एंड माइनस वाई। देखो कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाए वो एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। पहले आप एक्स का पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखोगे, उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट लिखोगे। ये रहा कुछ सिंबल्स, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चारों कोऑर्डिनेट समझ आ गए होंगे। ये रहा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छे से समझाया था। यहाँ एक बार मैं जस्ट आपको रिवीजन करा देता हूँ।
अब आइए हम देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे हम पॉइंट डिसाइड करते हैं। अब देखो ये एक रहा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन शुरू हो रही है इसको हम मान लेते हैं 0। यहाँ हम कुछ पॉइंट मार्क आउट कर देते हैं। अगर हम प्लस x डायरेक्शन में चल रहे हैं +1, 2 ऐसे ही 3। वाई एक्सिस पे भी हम ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, 3 पॉइंट मार्क कर देते हैं 1, 2 एंड 3। ऐसे ही आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, -2 एंड -3। ऐसे ही आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1, -2 एंड -3। अब देखो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा पॉइंट मार्क किया है। अब देखो अगर आपको कोई बोले कि आपको 2, 3 बताना है, तो आप कैसे बताओगे? 2, 3 आपको बोले कि उसको ग्राफ पे दिखाइए, तो उसका मतलब हुआ आपका एक्स पे कितना है? 2 हुआ। तो इसको 2 को लाइए और वाई पे कितना हुआ? 3 पे। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, देखो एक यहाँ इस पॉइंट पे आके मिले, तो एक क्या हुआ आपका 2, 3 हुआ। आपको पॉइंट कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये तो रहा तब जब आपका दोनों पॉइंट दिए रहे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के। अब देखो यहाँ एक समझने वाली बात है, जब एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आपको क्या मिलता है? यहाँ आपको मिलता है एक पॉइंट। अगर ऐसे ही कोई आपको बोले कि -3, 2 बताइए, तो -3, 2 आप कैसे बताओगे? -3 एंड 2 कहाँ आएगा? -3 मतलब x पे आप आ जाइए, -3 एंड 2 पे आ जाइए यहाँ। दोनों को आप इंक्रीज करना शुरू करिए, जहाँ ये कट करेंगे एक दूसरे को। ये रहा आपका -3, 2। ऐसे ही आपको ग्राफ पे कोई भी पॉइंट पूछे, आप इजीली मार्क आउट कर सकते हो कि कहाँ कौन-सा एक्सिस है, कहाँ है। अब देखो अगला हम समझते हैं कि अगर आपका ग्राफ पे बोले कि एक्स एक्सिस आपका 0 है, अब हम केवल y पे पॉइंट दे रहे हैं। देखो y इस पे हम मार्क कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। अगर बोले कि x एक्सिस आपका 0 है, तो अगर 0 है तो देखो x है, आपकी लाइन किस पे जाएगी? y पे जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। ऐसे ही x एक्सिस पे बोले तो x एक्सिस पे आपका y क्या होगा? 0 होगा। यहाँ आपका y बराबर 0 है, यहाँ आपका x बराबर 0 है। तो इन सबके कोऑर्डिनेट लिखने हो आप कैसे लिखोगे? 1, 0, इसके 2, 0, इसका 3, 0। इसी तरह इसका लिखना रहे तो पहले x लिखते हैं 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो कब स्ट्रेट लाइन आता है। अब देखो अगर कोई बोले आपको y बराबर 2, अब आप इसको कैसे प्लॉट करोगे y बराबर 2 को? y बराबर 2 कह दिया मतलब x आपका 0 है, तो आप y पे आके 2 पॉइंट मार्क 1, 2। देखो ये आपका इक्वल यूनिट होना चाहिए। जब y इक्वल टू हम 2 किए, तो ये देखो कांस्टेंट है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये आपकी आई एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही अगर आपको बोले कि x बराबर 2, तो आप उसको कैसे करोगे? अगर आपको x बराबर 2 बोले, तो ये रहा आपका 1 एंड 2। तो ये देखो आपका y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आई। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर एक कोऑर्डिनेट दिया रहे, इफ वन कोऑर्डिनेट इज गिवन, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट दिया रहे तो आपको क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इस बात को आप याद रखना। इफ वन कोऑर्डिनेट गिवन, तो आपका जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट x, y दिए हैं, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जब हमने किया, देखो दोनों कोऑर्डिनेट दिए रहते थे तो एक पॉइंट आता था। यहाँ देखो एक कोऑर्डिनेट दिया है तो लाइन आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ हम स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप का मैंने मैक्सिमा और मिनिमा में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अब देखो हम मान लेते हैं अपना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब यहाँ हम एक कोऑर्डिनेट देते हैं एक्स कामा वाई। इसका मतलब क्या हुआ? आपका यहाँ से जो इसका
हाइट है वो हुआ आपका y, और जो इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई ए हुई x, और ये एक्स एक्सिस से आपका प्लस थीटा एंगल बना रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस थीटा लेंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिखोगे इसे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y बाई एक्स। इसी को हम बोलते हैं स्लोप। अब देखो इसका हम अगला केस लेते हैं। अगर हम स्लोप को और डाउन कर देते हैं, देखो यहाँ हमने डाउन किया, तो यहाँ देखो कहाँ क्या चेंज आया है, आपका एक्स और वाई दोनों में। एक्स तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाई देखो आपका डिक्रीज हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू आपका वाई बाई एक्स आया। जहाँ एक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई आपका घट रहा है, तो यहाँ आपका थीटा इसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि नीचे आया हुआ है। तो पूछे दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ये रहा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने स्लोप में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है। अब इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट देते हैं x1 y1, एंड दूसरे को कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं x2 y2। अब देखो दोनों से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ जो एंगल थीटा बना रहा है, अगर हम यहाँ से मेजर करें तो यहाँ से एंगल क्या बन रहा है, थीटा बना रहा है। यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, y1 है, और इसकी कितनी है, y2 है। अगर कोई हमसे केवल इतना डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, y2 माइनस y1। और कोई केवल इतना पूछे तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपका x2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है। तो इतनी डिस्टेंस क्या आएगी, आपका दोनों का डिफरेंट आएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो आपका y एक्सिस पे चेंज है डेल y बाई डेल x। अब देखो एक अगर लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, जो स्लोप यहाँ है वही स्लोप यहाँ मिलेगा, वही स्लोप यहाँ मिलेगा। आप किसी भी पॉइंट पे लेके मार्क करोगे। इसी को हम लिखते हैं m इक्वल टू, एक और नाम देते हैं जिसका होता है tan थीटा m, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हम रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करने का एक तरीका है कि जो आपका y में हो रहा है ये रिलेटिव चेंज हो रहा है, रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो x में हम जैसे जैसे यहाँ चेंज करेंगे आपका y उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको स्लोप का आइडिया आ गया होगा। मैक्सिमा और मिनिमा में मैंने बहुत ही डिटेल में स्लोप डिस्कस किया था। अब ये रहा बेसिक। अब आपके फिजिक्स में कितने टाइप के ग्राफ होते हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये तीनों यूज होते हैं। और ये सब के इक्वेशन जब हम डिराइव करते हैं, जैसे आपका कैपलर का इक्वेशन होता है जिसमें हम मानते हैं कि दो आपके पिंड हैं जो इलिप्स में के फॉर्म में मोशन कर रहे हैं, वहाँ ये सब यूज आता है जब ग्रेविटी स्टडी करते हैं। सर्कल का यूज होता है। कभी कभी आपका जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब पढ़ोगे तो वहाँ सिंसोडियल वेव के फॉर्म में आता है, या वाइब्रेशन पढ़ोगे वहाँ आप देखोगे कि वाइब्रेशन जो होगा आपका सिंसोडियल फॉर्म के फॉर्म में आता है। तो वहाँ आपका साइन, कास, टैन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ यूज होता है। इसके बाद आपका लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं जो ये सब यूज होते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है एक एक करके हम समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये होता क्या है। अब देखो स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है कि अगर आपका वेरिएशन लीनियर हो, इफ वेरिएशन इज लीनियर। अब इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो आपका चेंज हो रहा है दोनों क्वांटिटी वो लीनियर है। लीनियर का मतलब कि जिस रेशियो से एक जा रहा है उसी रेशियो से दूसरा भी जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। अब देखो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा ये y इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, और यहाँ से हम k निकालेंगे तो y बाई एक्स आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसे हम ग्राफ से समझते हैं। ये रहा आपका x एक्सिस और ये रही आपकी y एक्सिस।
अब एक हम स्ट्रेट लाइन मार्क करते हैं। अब देखो इस पे हम कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ये रहा अपना x1, इधर रहा y1। देखो जब x की y और x रहा, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कैसा रिलेशन है आपका, डायरेक्टली है, तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा। x का हम 3 रखेंगे तो y भी 3 आएगा। इधर 4 रखेंगे, इधर भी 4 आएगा। देखो x जो है वो, जो आपका y चेंज हो रहा है, वो जैसे आपका x चेंज हो रहा है, सेम उसी तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसीलिए हम इसे लीनियर बोलते हैं। अब यहाँ हम x2 मार्क करते हैं, यहाँ रहा अपना y2, इधर रहा आपका x3 एंड यहाँ रहा आपका y3। अब देखो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मिली है। आप कैसे जानोगे कि स्ट्रेट लाइन है? किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप इस पॉइंट पे लो ए, चाहे आप इस पॉइंट पे लो बी, चाहे आप इस पॉइंट पे लो सी, इन सब का रेशियो आपका सेम आएगा। ए हुआ, ए आपका बी हुआ। जो रेशियो यहाँ है y1 बाई x1, यही रेशियो आपका होगा y2 बाई x2। अगर ऐसा कोई लाइन सेटिस्फाई करे तो वो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कभी-कभी क्या होता है कि आपको इस फॉर्म में दिया रहता है कि आपको ग्राफ देख के और कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट करके निकालना रहता है कि स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, क्या आप ऐसा रेशियो से इक्वेशन लेके आप निकाल सकते हैं। अब आइए इसका कुछ जनरल टर्म है उसको देखते हैं। यहाँ हमने दिया कि लाइन अपना ओरिजिन से पास हो रही थी। अब हम लेते हैं कि जो आपकी लाइन है ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है। यहाँ आपका x बराबर 0 मान लेते हैं हम इस एक्सिस पे, y इक्वल टू y का कुछ वैल्यू है वहां से पास हो रही, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। अब देखो जो यहाँ से डिस्टेंस आया इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब ये प्लस y के डायरेक्शन में आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटरसेप्ट प्लस c। अब ए हुआ प्लस सी। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू, ए रहा इंटरसेप्ट, अब जितना ऊपर गया है उसको हम ऐड कर देंगे, इसको एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। कभी कभी आप देखोगे किसी बुक में के एक्स प्लस सी रहता है, तो दोनों रेशियो वही है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए। और जहाँ सी है वो आपका इंटरसेप्ट है। यही आप देख रहे थे कि जब आपका ओरिजिन से पास हो रहा था तो आपका क्या इक्वेशन आ रहा था, वहां जब ओरिजिन से जा रहा था तो y इक्वल टू एम एक्स आ रहा था, वहां c आपका 0 था। तो जो आपका x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वही आपका स्लोप होता था, m आपका स्लोप हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स और नेगेटिव इंटरसेप्ट्स का हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये रहा अपना ओरिजिन। अब देखो हम मान लेते हैं एक लाइन है इसको यहाँ काट रही है, दूसरी लाइन इस पॉइंट पे मार्क कट रही। अब देखो ये रहा आपका ओरिजिन। अगर ये दोनों लाइन आप ध्यान से देखो एक दूसरे के पैरेलल है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो आप देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल का क्या होता है, स्लोप बराबर होता है। जो स्लोप ए का होगा वही बी का होगा। इस पॉइंट का क्या है, देखो यहाँ प्लस सी आया है और ये नीचे इंटरसेप्ट हुआ है, तो ए हुआ आपका माइनस सी। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका एम एक्स माइनस सी, और यहाँ लिखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो आप इसको एक और मेथड से समझ सकते हो। अगर हम यहाँ से एंगल करें, एंगल मेजर हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो यहाँ थीटा आपका क्या आ रहा है, थीटा यहाँ आपका पॉजिटिव आ रहा है। और जब हम यहाँ सेकंड मेजर करेंगे तो देखो यहाँ थीटा आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आप इसको एक और तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि आप यहाँ देखो m इक्वल टू क्या आ रहा था, y बाई एक्स। इस कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, x तो पॉजिटिव है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप देखिए, एंड y आपका क्या है, निगेटिव है। तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस बाई प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी, इसलिए ये आपका निगेटिव इंटरसेप्ट हुआ। और आप ऊपर देखोगे, ऊपर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, तो आपका जो प्लस इंटरसेप्ट या स्लोप आई वो पॉजिटिव आई है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्लोप के बारे में कुछ हम और समझते हैं।
देखो ये रहा एक लाइन जिसका हम नाम देते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक लाइन हम मानते हैं कि ओरिजिन से पास कर रही है। अब देखो जब इसका प्लस एक्स एक्सिस से एक थीटा एंगल बना रही है, अब इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या होगा? देखो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है आपका और वाई भी पॉजिटिव है, तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। एक ये मेथड होता है, दूसरा होता है कि आप tan थीटा निकाल लो। tan थीटा आप देखोगे कि 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम की वैल्यू क्या आती है? आपकी पॉजिटिव आती है। जब भी आप tan की वैल्यू पुट करोगे, तो आप इससे भी मेजर कर सकते हो। अब हम मानते हैं कि यही लाइन है, इस लाइन को यहाँ ऐसा कुछ लाइन है। ये आपका यहीं से हम एंगल मेजर करेंगे, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। अब देखो जब इसको आप मेजर करोगे इस साइड, तो यहाँ आपका y तो प्लस है, लेकिन x क्या है आपका? x नेगेटिव है, तो स्लोप आपकी क्या आएगी? स्लोप आपका आएगा y बाई एक्स होता है। तो जब आप m इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा? प्लस बाई माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी माइनस आएगी। तो देखो स्लोप आया माइनस। दूसरा मेथड आप यहाँ से थीटा लगा के निकाल सकते हो। ये देखो 90 डिग्री से प्लस जा रहा है, तो tan की वैल्यू 90 डिग्री के बाद 180 तक माइनस में रहती है, ये आपको पता होगा। अब आइए कुछ कांस्टेंट लाइन होती है, उसका देख लेते हैं। देखो ये भले बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, उसको कैसे मेजर करें। तो ग्राफ पे कुछ नहीं करना है, किस कोऑर्डिनेट में हो, आप उसका सिंबल रखिए। आप जिस भी चारों कोऑर्डिनेट में से हो, आपको प्लस माइनस के साथ रखिए। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब मान लीजिए आपको एक लाइन दी है, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। यहाँ हम ले लेते हैं कि एक कांस्टेंट लाइन इसको जा रही है, जो प्लस सी का इंटरसेप्ट्स बना रही है। अब यहाँ आपसे पूछा इसका स्लोप क्या है? देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 होता है, और जो सी है वो भी आपका 0 से ज़्यादा है। तो m इक्वल टू आपका क्या होगा? y बाई एक्स। अब जब x में देखो y में कोई चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो स्लोप आया 0, इसलिए हमने इसको 0 लिखा था। अब यही काम आप नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव इंटरसेप्ट्स में कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ एक इंटरसेप्ट्स है माइनस सी। यहाँ देखो आपका जो स्लोप है वो आपका 0 आया, लेकिन c जो है वो 0 से छोटा आया। यहाँ से आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो। ये रहा y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि क्या है। अब मान लेते हैं अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी एक कर्व दिया हुआ है ऐसे। अपने से पूछ रहा है कि स्लोप बताना है और इसके इंटरसेप्ट्स पे कमेंट करिए। तो देखो जैसे ही ये आपको दिखा, ये आपका x और y है, तो यहाँ देखो c आपका क्या है? प्लस सी है, पहले कोऑर्डिनेट में है। तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो स्लोप आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में इसने कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी है। अब बोल रहा है कि इसके स्लोप पे आप कमेंट करिए। अब देखो यहाँ से एंगल ए बना रहा है, यहाँ से ए एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ से आया थीटा। अब जब आप इसको मेजर करोगे, देखो जहां से एंगल बनाए आप उसको ओरिजिन मान लेना मेथड। अगर इसके राइट साइड में जाओगे होगा प्लस, और इसके लेफ्ट साइड में जाओगे ये होगा माइनस। तो यहाँ से आप देखो जब इस जोन में देखोगे, अब आपका ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया है। जब आप इस जोन में देखोगे तो ए आएगा आपका माइनस, इधर होगा प्लस, इधर होगा प्लस और इधर होगा माइनस। तो यहाँ जब आप देखोगे तो एक्स आपका क्या आ रहा है? एक्स आपका माइनस आ रहा है और वाई आपका प्लस आ रहा है। तो स्लोप आपकी क्या आएगी? स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी। तो ये रहा इसके बारे में। अब इसी का एक और फॉर्म हो सकता है कि अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट्स रहे। नेगेटिव इंटरसेप्ट्स कैसा होता था हमने देखा था, ऐसे मानो कट कर रहा था। तो यहाँ से जब आप एंगल मेजर करोगे, तो एंगल कितना आया? थीटा। अब देखो यहाँ सी आपका क्या है? सी आपका 0 सॉरी नेगेटिव में है, तो मतलब सी लेस देन 0। और स्लोप आप देखो किसी भी पॉइंट पे, स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। आप यहाँ चाहे कंपेयर करो, चाहे यहाँ कंपेयर करो,
तो m ग्रेटर देन 0 आया। देखो इसमें और हमने एक पहले डिस्कस किया था, यहाँ आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ भी सॉरी, यहाँ स्लोप आपका पॉज़िटिव आ रहा था, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका फिज़िक्स में कैसे यूज़ करते हैं वो सब समझते हैं। मान लेते हैं आपको क्या दिया है, स्पीड इक्वल टू आपको क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लीजिए। तो हम ग्राफ अब प्लॉट कर रहे हैं डी वर्सेस टी में। तो डी वर्सेस टी में आप देखो क्या है, लीनियर वेरिएशन है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, वही आपका क्या होगा, डी इक्वल, वही आपका यहाँ देखो, इससे कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स। तो m बराबर आपका क्या है, v, और v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो इस ग्राफ से आप इजीली, अगर आपको एंगल दिया रहे तो आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगर मानिए आपको ऐसे दे दे, कभी कभी आप अभी फिजिक्स में जब जाओगे, मोशन शुरू होगा, वहाँ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको दो कर्व दे देगा, बोलेगा एक कर्व ये रहा और दूसरा कर्व आपका ये रहा। यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा 2 और यहाँ से एंगल आपका पहला कर्व बना रहा है थीटा 1। ये रहा ए, ये रहा बी। अब आपको इससे पूछ रहा है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, d इक्वल टू एच टी होता है, आपको पता है। सॉरी, d इक्वल टू आपका था वी टी था। तो यहाँ से v जो है वो आपके किसके, स्लोप के बराबर आएगा। अब देखो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसके वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो स्लोप यहाँ किसका ज़्यादा है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा 2 इससे बड़ा है तो आपकी वेलोसिटी कौन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसे ही ये कुछ भी रेशियो बना के आपको ये सब देता है क्वेश्चन। अगर आपका ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अब आइए हम अगला डिस्कस करते हैं। अब देखो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कोनिक सेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब आते कैसे हैं, कब हम डिसाइड करेंगे कि कब आपका पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब सर्कल होगा और कब हाइपरबोला होगा। अब देखो आप एक कोनिक सेक्शन लीजिए, ऐसा एक कोनिक सेक्शन है अपना। जब जिस लाइन से इसकी डिस्टेंस जितना है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अभी देखो आप इसको समझ लीजिए, आप मैथ में इसको एकदम डिटेल में पढ़ोगे, बट जो बायो वाले हैं वो केवल समझ लीजिए। आप इतना समझ जाओगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस केवल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे हम ये सब डिसाइड करते हैं, इलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, पैराबोला कब होगा, ये सब का। अब देखो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देते हैं। ये सब जो पॉइंट्स हैं, देखो इसका एक फोकल पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं एफ। एफ है आपका फोकस पॉइंट। यहाँ से हम हल पॉइंट को यहाँ से मेजर करते हैं। ये सब जो हम कर्व पे मार्क कर रहे हैं कोनिक सेक्शन पे, यहाँ से जब आप मेजर करोगे तो फोकल पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस आई और यहाँ से जो आपके डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस आया, इसको हम एक पॉइंट मार्क करते हैं पी। ये रहा आपका क्यू। अब देखो जो इसका रेशियो आया, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसे इसेंट्रिसिटी आपका, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू आपका होगा पी क्यू। पी क्यू आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां आप मेजर कर रहे हो, डिवाइडेड बाय पी एफ। पी एफ आपका क्या है, उस पॉइंट से फोकल की दूरी, जो आपका फोकल है। तो एक हर पॉइंट के लिए आपका फिक्स आएगा। आप देखो चाहे इस पॉइंट के लिए मेजर करो, इस पॉइंट के लिए मेजर करोगे तो भी वही सेम वैल्यू आएगी, इस पॉइंट के लिए मेजर करोगे तो भी सेम ही आएगी। तो उसको हम बोलते हैं ई। ई का है आपकी इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। अब जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो देखो यार, ये तो 0 आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी या 1 आएगी या 1 से कम आएगी। तो इसी के आधार पे आपके ये सब डिसाइड किए हुए हैं।
अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा कि जब E इक्वल टू आपका 1 आएगा, E इक्वल टू 1 आएगा तो ये होगा आपका पैराबोला। देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब आपका PF इक्वल टू PQ, जब आपका ए यहाँ से फोकल से जिस पॉइंट पे मेजर कर रहे हो उसकी दूरी और डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट की दूरी दोनों बराबर रहे तो आपका पैराबोला आएगा। और अगर देखो ई आपका 1 से छोटा हुआ तो ये आएगा इलिप्स। और अगर ई इक्वल टू 0 हुआ, ई इक्वल टू 0 हुआ तो आपका आएगा सर्कल। और अगर ई 1 से ज़्यादा हुआ तो आपका होगा हाइपरबोला। तो इसके रेशियो पे अपने 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। जैसी इसकी इसेंट्रिसिटी आएगी वैसा एक कर्व देगा। तो आइए एक-एक करके इन सब का हम डिस्कशन करते हैं। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कब पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब सर्कल होगा और कब हाइपरबोला होगा। कुछ नहीं करना है, आप किसी भी पॉइंट पे P पे, Q पे, R पे, S, T, U, V आप किसी भी पॉइंट पे इसको मार्क करोगे, इसका रेशियो एकदम सेम ही आएगा जो यहाँ से यहाँ रहेगा। चाहे आप यहाँ से यहाँ निकालिए, चाहे जो इसका डिस्टेंस का रेशियो होगा PQ/PF वो आपका फिक्स आएगा। अब आइए एक-एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम इलिप्स शुरू करते हैं। अब देखो इलिप्स आपने देखा होगा, आपने इसके पहले कैसे इसका शेप होता है। इलिप्स का कुछ ऐसा शेप आता है। अब इसके 2 एक्सिस होते हैं। एक होता है आपका मेजर और एक होता है आपका माइनर। तो देखो जहाँ आपकी ये वाली बड़ी वाली एक्सिस है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसके 2 फोकल पॉइंट होते हैं। एक का नाम F1 देते हैं, एक का नाम F2 देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी आई वो आपकी मेजर एक्सिस है। ये आपकी मेजर एक्सिस हुई। और जो आपकी ए एक्सिस आई, ये आपकी माइनर एक्सिस हुई। अब अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी ए है, तो ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये सब इसके नॉमेनक्लेचर हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं इलिप्स को आपको अच्छे से समझाऊँगा, फिर आप देखोगे कि सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला ये सब जस्ट इसके एप्लीकेशंस हैं। वहाँ केवल हम वैल्यू चेंज करेंगे, तीनों इक्वेशन डेवलप कर देंगे। ए है को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बी है तो बी को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि कब हम इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और कब माइनर एक्सिस बोलते हैं। अब अगर इसकी हमसे इसेंट्रिसिटी पूछे, तो इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होगी? जो आपका फोकस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ फोकल डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ फोकस। देखो यहाँ फोकस से आप किसी भी पॉइंट पे आप मेजर कर दो, चाहे यहाँ पे दो, चाहे यहाँ पे, जहाँ से आप मेजर करोगे, ये डिस्टेंस ऑफ फोकल डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। चाहे आप यहाँ दो, आप यहाँ से यहाँ भी देखो, रहा आपका फोकल डिस्टेंस, ये सब फिक्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इसेंट्रिसिटी हम निकालते कैसे हैं। अब आइए इसका कुछ एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मान लेते हैं एक अपना ये इलिप्स है, इसका ये रहा मेजर एक्सिस, ये रहा इसका माइनर एक्सिस। इसके फोकल पॉइंट हैं F1 और F2। यहाँ पे हम 2 पॉइंट मार्क करते हैं और F1 से हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं, F2 से इस पॉइंट को। यहाँ से ये इसकी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी है। इसको हम पॉइंट P1 देते हैं, इसको पॉइंट P2 देते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको D1, ये डिस्टेंस जो है इसको हम नाम देते हैं D2। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है P1 से F2 और जो F1 से P2 है इसको हम नाम दे इस डिस्टेंस को देते हैं D3 और इसको देते हैं D4। तो देखो जो आपका इलिप्स होगा, इलिप्स में आपका हमेशा ए रेशियो किसी भी 2 पॉइंट पे आप मेजर करोगे फोकस से D1 प्लस D2 इक्वल टू आपका D3 प्लस D4 आता है। अगर ऐसा आए तो आपको समझ जाना है कि ए एक इलिप्स है। देखो यहाँ P1, P2 आप कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। उसके
फोकल से उस पॉइंट की दूरी को हमने D1 लिया है और उस पॉइंट से दूसरे फोकस की दूरी को D2 दिया है। इस फोकस से यहाँ P2 की दूरी को D4 दिया और P2 से F1 की दूरी को D3 नाम दिया है। अब आइए हाइपरबोला के केस में समझते हैं। हाइपरबोला जस्ट इसके अपोजिट होता है। हाइपरबोला में देखो क्या होगा, आपको पता है एक मिरर इमेज के जैसा आता है। ये आपका इस फॉर्म में हाइपरबोला आता है। ये रहा आपका वाई एक्सिस एंड ये रहा आपका एक्स एक्सिस। इसमें देखो हम इसके फोकल से यहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं, इसके फोकल से यहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं। इसका नाम देते हैं D2, इसका नाम देते हैं D1। अब देखो इसके फोकल से वही कॉन्सेप्ट लगा के आप यहाँ इसको मिलाइए और इसके फोकल से आप ला के इसको मिलाइए। तो इसका नाम हम देखो दिए D3 और इसको हम नाम दिए D4, सॉरी ये रहा D2 और ये रहा आपका D4। तो जो आएगा इनका डिफरेंट D2 माइनस D1 इक्वल टू D3 माइनस D4 आएगा। ये आपका हाइपरबोला के केस में आएगा और इलिप्स में देखो एडिशन हो रहा था, लेकिन हाइपरबोला में आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये आपके किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, आप जहाँ से चाहो वहाँ से इसकी डिस्टेंस ले सकते हैं। ये जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। आइए अब हम इलिप्स को समझते हैं, इसका इक्वेशन। ये रहा इलिप्स, इसका ये रहा एक्सिस। अब देखो यहाँ से इसके मेजर एक्सिस, यहाँ हम कोई एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को हम एक्स वाई नाम देते हैं। तो एक्स वाई है तो आपको पता है कि जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, ए हुई आपकी ए और यहाँ से यहाँ की जो दूरी आई, ए हुआ बी। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? इलिप्स का इक्वेशन होता है, देखो इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते हैं, आप जस्ट इसका इक्वेशन याद रखिएगा, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है आपका इलिप्स का इक्वेशन। अब देखो सर्कल जस्ट इसका रिवर्स केस है। जब ए इक्वल टू बी हो जाए, यहाँ देखो ये एक आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका माइनर एक्सिस है। लेकिन अगर हम इलिप्स का इक्वेशन कैसा आएगा, सॉरी सर्कल का, तो सर्कल जस्ट इसका एक एप्लीकेशन है। तो अगर हम इसमें a इक्वल टू बी कर दें, तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये किसका फॉर्म ले लेगा? ये एक पॉइंट से सब पॉइंट की दूरी बराबर हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। तो यहाँ से भी a होगा, यहाँ से a भी a होगा। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो b की वैल्यू कितनी आई है? b की वैल्यू आप देखोगे, b की वैल्यू यहाँ आपको मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे a। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जहाँ आप ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए आपका रेडियस बोलते हैं। तो ये रहा आपका सर्कल का इक्वेशन। जब भी इस फॉर्म में आए तो आपको समझ जाना है कि ए आपका एक सर्कल है। अब आइए हाइपरबोला का डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको ये सब ग्राफ याद रखना है, क्योंकि आपको ये सब कर्व देगा, पूछेगा कि इसका नेचर कैसा है। तो आप इसी इक्वेशन से फार्म आउट करोगे कि ये इलिप्स बनेगा या सर्कुलर पाथ होगा या आपका हाइपरबोला पाथ आएगा। तो ये सब के लिए आपको ये इक्वेशन आना ज़रूरी है। अब आइए हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला आपका ऐसा आता है, जस्ट इसका मिरर इमेज आएगा इस साइड। इसका होता है आपका वाई एक्सिस और ये होगा आपका एक्स एक्सिस। अब देखो जो यहाँ से इस फिक्स पॉइंट दूरी है उसको हम ए ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको भी ए ले लेते हैं। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स से? a कामा 0। यहाँ का क्या आएगा? यहाँ का भी आपका होगा माइनस a कामा 0। ये रहा इसका कोऑर्डिनेट। इसी तरह आप जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये होगा आपका माइनस ए भी होगा b।
अब देखो हाइपरबोला में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आपका ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार आपको पूछ लेता है कि किस एक्सिस पे जाएगा। ये होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये एक्सिस जो है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये सब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो कभी आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना है? देखो यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए, डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में होगी नहीं तो ये आ जाएगा 2a। इसी तरह आपसे पूछे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो देखो ऊपर भी b है, नीचे भी b है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। अब आइए इसका इक्वेशन देखते हैं। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा आपका हाइपरबोला का इक्वेशन। अब देखो जब आपका 2a इक्वल टू 2b हो जाए, 2a इक्वल टू 2b हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसका एक केस होता है हाइपरबोला का। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2a इक्वल टू 2b होनी चाहिए, तभी हम उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। अब देखो जो यहाँ ग्राफ था, इसका जब हम यहाँ से लेके 945 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसका शेप कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। इस कोऑर्डिनेट में ऐसा और इधर आपका आएगा इस तरीके से। तो जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो आपकी क्या थी? उसको हम ले लेते हैं a। अब देखो ना जो इसके वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे डिस्टेंस आ रहा था वो a हो रहा था। अब यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस c है, यहाँ से c है। अब अपने को कैलकुलेट करना है इसका इसेंट्रिसिटी और इसमें रिलेशन देखना है कि ये कैसा रिलेशन आता है। तो देखो इसका रिलेशन आता है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब अपने को ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से ए इक्वल टू क्या होगा आपका? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? √2/c। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप यहाँ से निकालोगे सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2। तो एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से इस इक्वेशन से? तो इधर आ जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू सी। ये रहा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, जहां सी आपका एक कांस्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोला से हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे लाया, जब आपका 2a इक्वल टू 2b था। ये रहा इसका रिलेशंस। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। देखो एक्स आपका वाई के साथ कैसे चेंज हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आप इसको ग्राफ में भी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ से देखिए जब y आपका ज़्यादा है तो x आप इस पॉइंट को कंपेयर करिए। यहाँ जब y आपका इंक्रीज है तो x की वैल्यू बहुत ही कम है। जैसे-जैसे आप नीचे आना शुरू करोगे y घटना चालू होगा और x इंक्रीज होना चालू होगा। जब इस पॉइंट पे आप आओगे तो देखो यहाँ y की वैल्यू बहुत छोटी आई और x की वैल्यू कम आई। इसी को हम यहाँ इक्वेशन से देख सकते हैं कि y और x में आपका इन्वर्सली रिलेशन है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ऐसा बहुत बार आपको रिलेशंस मिलेंगे फिजिक्स में कि जहाँ आपको हाइपरबोला का कर्व आएगा। अब आइए कोई भी इक्वेशन दी रहे इलिप्स या हाइपरबोला, उसका इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर। जहां आपको पता अगर आप इलिप्स लोगे तो बी आपका क्या था? सेमी माइनर एक्सिस और ए था आपका सेमी मेजर एक्सिस। हाइपरबोला लोगे तो एक आपका ट्रांसवर्स लेंथ था और एक आपका रेक्टेंगुलर लेंथ थी। तो जब आप इलिप्स का निकालोगे तो यहाँ सॉरी हाइपर यहाँ ए इक्वल टू बी था तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई इक्वल टू √2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपको इलिप्स और पैराबोला के इक्वेशन मैंने बताया,
वो भी समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, वो भी समझ में आ गया होगा। दोनों में डिफरेंट क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और आपका हाइपरबोला में, वो मैंने दिखाया कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब आइए आगे हम पैराबोला का डिस्कस करते हैं जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए सबसे पहले लिखते हैं पैराबोला। देखो पैराबोला होता क्या है? इसका हम रिलेशन इक्वेशन लिख लेते हैं। जब आपका y x के साथ स्क्वायर पे डिपेंड करे, y इसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखो जो आपका a है, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, b c आपका 0 होगा चलेगा। क्योंकि अगर ये जैसे ही 0 हुआ तो ये पैराबोला नहीं बनेगा। ये आपका अगर ये टर्म आया तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ एक कंपल्सरी है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखो y आपका x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे आएगा? इस फॉर्म में कुछ आएगा। अभी मैं इसकी वैल्यू रख के आपको दिखाता हूँ। जब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, ये रहा y। अब देखो जब x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी आती है? 1.41। जब x की वैल्यू 3 हुई तो √3 की वैल्यू कितनी होती? 1.71। देखो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ गैप बहुत ज़्यादा रहा, यहाँ से यहाँ गैप बहुत उससे कम हुआ, यहाँ से यहाँ गैप और कम हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो गैप पहले बहुत ज़्यादा था, फिर गैप आपका कम होना चालू हुआ, इसके बाद देखो बहुत कम हो रहा है। जब यहाँ 4 रखोगे तो 2, देखो यहाँ से यहाँ के बीच जो गैप है वो और कम होना चालू हुआ है, इसलिए इसका शेप ऐसा आता है। आप जब इसका पॉइंट लेके रखोगे तो इस तरीके से ये सब आएँगे। अब आइए इसका एक और हम कर्व ड्रॉ करते हैं। इसका कुछ इस तरीके से है। तो ये कैसा है आपका y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ देखो कैसा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ हमने उसका अपोजिट लिया है। तो y आपका क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, वही वैल्यू लेके एक-एक करके मान रखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा आ रहा है। मैंने इसको ऐसा क्यों ड्रॉ किया है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैराबोला के शेप होते हैं, कब पॉजिटिव पैराबोला बोलते हैं, कब नेगेटिव पैराबोला बोलते हैं, उन सबको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। अब मान लेते हैं आपको एक ऐसा पैराबोला हमने बनाया। अब देखो इसको आप कैसे समझोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? y आपका क्या हो रहा है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स बोलो या इसको सी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। अब इसको जब c इक्वल टू क्या आएगा? y बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको ये आपका रिलेशन बना। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे कि इसको पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे। आप इस ज़ोन में देखिए, फर्स्ट ज़ोन में, ये आपका y एक्सिस रहा, ये x रहा। यहाँ देखिए आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। x आपका पॉजिटिव हुआ, y भी पॉजिटिव है, तो इधर आपका आया पॉजिटिव। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। बट आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर का टर्म है, तो x की वैल्यू आपकी प्लस रहे या माइनस रहे, फाइनल आंसर आपका प्लस में ही आने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पैराबोला बोलेंगे। इसका अगर एक और वर्जन बनाते हैं, अगर ये इस शेप में आए, देखो वही सेम केस यहाँ भी अप्लाई होगा। आप वो फार्मूला लगाओगे, देखो y आपका क्या होगा? y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो इसका हमने ये शेप देखा था, ये वाला हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो आपका क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x इक्वल सॉरी c इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? y स्क्वायर बाई एक्स। अब एक-एक कोऑर्डिनेट में आप वैल्यू रखिए। देखिए इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो दोनों पॉजिटिव हुआ, यहाँ समझ में आ ही रहा है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो यहाँ आपका y नेगेटिव आ रहा है, लेकिन x जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ आपका देखो y स्क्वायर का टर्म है, तो y चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, फाइनल आंसर क्या देगा? प्लस देगा। तो c आपका क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसे शेप आएंगे तो इन सबको हम बोलते हैं पॉजिटिव पैराबोला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब पॉजिटिव बोलेंगे, कब नेगेटिव बोलेंगे।
ये रहा पॉजिटिव पैराबोला का। अब आइए हम ऐसे ही नेगेटिव पैराबोला का भी डिस्कस करते हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन में आए कुछ मत करिए, आप क्वाड्रेंट का याद रखिए कि कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है और एक-एक वैल्यू रख के आप कंपेयर करिए, आपको आंसर ईज़िली मिल जाएगा। अब जस्ट उसका अपोज़िट देते हैं, मान लेते हैं अपने को ऐसा दिया हुआ है और अगला आपको दिया हुआ है कुछ जो पहला था उसके अपोजिट। देखो पैराबोला हमेशा यू शेप में आता है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछ लेता है पैराबोला का शेप कैसा होता है। ये देखो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक ही रहे, इस एक्सिस के सिमेट्रिक ही रहेगा। अब देखो जब इसको आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ हमने क्या रिलेशन निकाला था c इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो देखो जब आप इस क्वाड्रेंट की बात करोगे, इस क्वाड्रेंट में आपका क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। जब आप c इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स पुट करोगे, यहाँ देखो y तो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, फाइनल आंसर आया आपका नेगेटिव, इसलिए ये हुआ आपका नेगेटिव पैराबोला। इसी तरह आप नीचे वाले को देखिए, ये रहा नेगेटिव, ये भी रहा नेगेटिव। यहाँ जब आप पुट करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर बाई नेगेटिव, तो फाइनल आंसर यहाँ भी आएगा आपका नेगेटिव ही, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पैराबोला। इसको भी डिस्कस कर देते हैं, इसका क्या रेशियो आया था, c इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक एक करके देखते हैं, पहले इस जोन का हम थर्ड क्वाड्रेंट का देखते हैं। यहाँ आपका x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट करिए माइनस बाई माइनस का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह जब इसकी आप पुट करोगे तो c इक्वल टू वाई आपका माइनस में है, माइनस और x आपका प्लस में है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस में। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पैराबोला। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पैराबोला कब होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। देखो ये सब चीज़ें भले बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे, तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा। देखो, इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखाता हूँ। मान लेते हैं अपने को डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये रहा आपका डिस्टेंस को हम x से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं और ऐसा शेप दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको पता है d2x बाई, अभी ये सब हम मोशन में पूरा स्टडी करेंगे, dt2 होगा। मतलब ये देखो सेकंड पैराबोला सेकंड x के पावर 2 के फॉर्म में आती है, जब एक्सेलरेशन हम उसका निकालते हैं। तो ये आपका पैराबोला के शेप में आती है, आप इससे कंपेयर करो, ये देखो किस शेप में आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे कंपेयर करो। तो इसको आपको देख के देखो किससे मैच खा रहा है, इससे हो रहा है। और आपको कुछ ना याद रहे आप सीधा ड्रॉ करिए, तो देखो यहाँ दोनों आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ जो आपका एक्सेलरेशन आया ये हुआ आपका पॉजिटिव। इसी तरह एक इसका हम रिवर्स लेते हैं, अगर मानिए आपको ऐसा दिया रहे, तो इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ये हुआ इसका एप्लीकेशन जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए। अब आइए हाइपरबोला का ग्राफ देख लेते हैं। देखो इन सब के ग्राफ को मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दे के पूछ लेता है कि इसका कर्व कैसा आएगा, हाइपरबोला आएगा, पैराबोला आएगा या इलिप्स होगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें। अब जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में देखा था, कुछ ऐसा आता था, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता था। तो अब देखो इसका जब आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह इसका एक और फॉर्म होता है y इक्वल टू, अगर आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपका होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। अब देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। आपको काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप ए वाला इक्वेशन यूज करोगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x। मान लीजिए आपको एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में दिया है और आपसे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ आप इस तरीके से प्लॉट करोगे। यहाँ आपका देखो y कैसा हुआ है, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के टर्म में वेरी हो रहा है। तो ये रहा हाइपरबोला के बारे में। अब आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देख लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लेते हैं साइन एक्स। मान लेते हैं y इक्वल टू अपने को साइन एक्स दिया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना लेते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब देखो कुछ पॉइंट आप मार्क करिए। जब आपका यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ y और साइन एक्स। देखो जब y आपका 0 है तो साइन x क्या होगा? 0 होगा। जब y की वैल्यू हम 30 डिग्री डालेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आती है? 1/2 मतलब 0.5। ऐसे ही जब हम 60 डिग्री डालेंगे तो ये आता है 1/√2 और जब 90 डिग्री डालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो अपने को पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है? 1 तक जाती है। इसके बाद इसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। तो आइए इसको हम एक-एक पॉइंट रख के प्लॉट करते हैं। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ऐसा। देखो यहाँ आपका रहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपका कहाँ आया है 90 डिग्री पे। इसकी यहाँ आप वैल्यू पुट करिए 30 डिग्री, 60 डिग्री। अगर आपको वैल्यू रख के प्लॉट करना है आप देखोगे सेम ऐसे ही एक आपका इस वेव के फॉर्म में आएगी। 120 डिग्री, यहाँ आपका आ जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद जस्ट उसका अपोजिट होगा क्योंकि वैल्यू फिर इसका मिरर इमेज होने लगती है और ये रहा 1। इसको बोलते हैं सिनसोडियल ग्राफ्स। SINSOIDAL। जब आप मैग्नेटिज्म और ये सब आप पढ़ोगे वहाँ देखोगे इस टाइप के ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी या हार्मोनिक मोशन ये सब जब स्टडी करेंगे उसमें साइन कॉस टेन ये सब का ग्राफ यूज होता है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। अब आइए हम कॉस का डिस्कस करते हैं। देखो कॉस का क्या होगा? हम मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स है। हम यहाँ ओरिजिन बना देते हैं। अब वही सेम आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए। जब y की वैल्यू 0 तो cos 0 1 होगा। अब देखो ये ग्राफ मैक्सिमम से चालू होगा। ये ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा था? 0 से चालू हो रहा था। इसके बाद जब आप 30 डिग्री रखोगे तो ये आएगा 1/√2। इसके √3/2। यहाँ मैंने कुछ इसका गलत किया था, √3/2 इसकी वैल्यू आती है। इसको आप करेक्ट कर देना। जब आप इसका रखोगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा? ऐसा लेगा। इतना ये इससे आगे आएगा। कब ये आके 0 हो रहा है? जब y इक्वल टू आपका y इक्वल टू आपका 0 कब हो रहा है? सॉरी यहाँ मैं वैल्यू उल्टा डाला हूँ, आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। x का और y में मैंने उल्टा डाल दिया था, आप उसको करेक्ट कर देना। देखो जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा आपका? 1 होगा। जब x बराबर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तो y बराबर क्या आएगा अपना? 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी आप इसको करेक्ट कर देना। यहाँ जस्ट उसका कुछ नहीं है, बस अपोजिट हो गया है नॉमेनक्लेचर। इधर आपका आ जाएगा साइन एक्स, जहाँ हम एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये अपना वाई की वैल्यू आएगी। ये आपका रहा 1 वाई एक्स। इसके बाद ये फिर आपका साइन की तरह चलने लगेगा। इसका रिवर्स भी इधर हम बना देते हैं जहाँ से आया। तो ये रहा आपका कॉस जो एक वेव के फॉर्म में है। तो आप इसमें कर सकते हैं, देखो साइन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो साइन और कॉस में है कितने का डिफरेंट आता है, उससे इतना आगे चलता है। ये रहा आपका ये रिलेशंस। आप यहाँ वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए हम tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x मान लेते हैं tan x इक्वल टू वाई है। सेम वही y इक्वल टू tan x वैल्यू आप पुट करोगे। मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप एक एक वैल्यू करके पुट करना, देखोगे आपको सेम आएगी। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इस पे फंक्शन अनडिफाइन होता है। और tan 45 की वैल्यू क्या होगी? जब x बराबर आप 45 डिग्री रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। 90 डिग्री रखोगे तो ये आएगा इनफिनाइट। कुछ इस पॉइंट पे ऐसा इनफिनाइट की तरफ जाएगी।
तो इसका ग्राफ देखो ऐसे जाना तो शुरू होगा, लेकिन ये कभी भी इन्फिनाइट को टच नहीं करेगा, जस्ट वहाँ पहुँचने वाला होगा। तो इस पे आप 30 डिग्री, 60 डिग्री इंक्रीज़ होगा और जस्ट इसका नेगेटिव साइड में आओगे, जस्ट इसका रिवर्स होगा। देखो 90 डिग्री पे टच नहीं हो रहा है इन्फिनाइट, बस जब इसका अनंत पे वैल्यू जाएगी तब इसको ये टच करेगी जाके। ये रहा tan का ग्राफ। अब आइए आगे हम देखते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्राफ। देखो ये सब आप याद रखिएगा, आपको ना समझ में आए तो आप वैल्यू एक-एक करके पुट कर सकते हैं। अब एक्स्पोनेंशियल का ग्राफ देखते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू e के पावर x दिया हुआ है। अब एक्स्पोनेंशियल आपको प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखिए। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा? e की पावर 0 मतलब 1 मिलेगा। अब x इक्वल टू 1 रखिए, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? e की वैल्यू क्या होती है? 2.78 के आसपास होती है। ऐसे ही x बराबर 2 रखिए, तो y अब देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। 2.78 का पावर 2 होगा, मतलब 7.8 के आसपास होगा। अब इसी को हम कर्व पे प्लॉट करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट देते हैं। अब देखो y जब x आपका 0 है तो y क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ये ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट होगा और इसके बाद आपका यहाँ पॉइंट आप मार्क करोगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा। और जब इसका हम नेगेटिव साइड में लेके आएँगे तो देखो ये 0 कब होगा? 0 होने के लिए आपका इसको जस्ट टच करेगा, यहाँ पहुँचेगा नहीं। ये रहा आपका y इक्वल टू e के पावर माइनस x का नेगेटिव साइड का, ये रहा आपका पॉजिटिव साइड का y इक्वल टू e के पावर x। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू रखते जानी है। जो वैल्यू मिले उसको आपको प्लॉट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्स्पोनेंशियल समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लॉगरिथमिक का ग्राफ देखते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू लॉग x बेस a दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लॉगरिथमिक में डिस्कस किए थे, कैसे करते थे? a के पावर y इक्वल टू x। देखो यहाँ हम इसको लॉग में तभी डिफाइन करते थे कि हम एक ऐसा नंबर रखें a के पावर में जिसकी वैल्यू x आ जाए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉग का यूज करते थे। तो आइए पहले हम इसकी कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसा कि आपको पता है log 2 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर log 2 बेस 4, अगर आपको ये ना समझ में आए, मैंने लॉगरिथमिक चैप्टर में सब डिस्कस किया है, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। log 2 बेस 8 इसकी वैल्यू आएगी 3। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका हम x और y में रख के देखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। यहाँ जब आप रखोगे x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 1 रखोगे तो x देखो ये आया। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो x की वैल्यू अपनी आएगी 4, 8। ये रहा इसका पॉजिटिव साइड में। इसी तरह हम अगर देखो 2 के पावर माइनस 2 इक्वल टू आपका x आया, मतलब x इक्वल टू 1/4 आया। ये रहा इसका नेगेटिव साइड। अब आइए इसको हम कर्व पे प्लॉट करते हैं पहले, तब आपको आइडिया लगेगा। प्लॉट करने के लिए मैं एक नया स्लाइड ऐड करता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ रही है। देखो पहला पॉइंट हम देखते हैं, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y बराबर क्या आया? 0 आया। इसी तरह जब हम x इक्वल टू 2 रखे तो y बराबर अपना क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2 रखे तो y बराबर 1 आ रहा है। आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि क्या रखने पे क्या आएगा। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके का स्टेप देखो, ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी पावर अगर आप 0 डालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो इसलिए ये ग्राफ आपका 1 से शुरू होगा, कुछ ये इस तरीके से शेप लेगा। यहाँ आपका मैं मार्क कर देता हूँ, ये रहा 1, यहाँ ये रहा आपका 2, इधर रहा 4 जो हमने अभी पॉइंट बनाया था, इधर रहा आपका 8। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमने 2 रखा था तो इधर 1 आया था। जब x की वैल्यू हमने 4 रखी थी तो y की वैल्यू 2 आई थी। ऐसे ही इसका हमने 3 रखा था तो ये आई थी 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ क्या किया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बस आपको
एक्स और वाई की अलग-अलग वैल्यू रखनी है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसका नेगेटिव जब हम लेंगे, यहाँ मैंने आपको नेगेटिव कैलकुलेशन करके दिखाया था कि ये आपका कब 0 के करीब जाएगी। x इक्वल टू 1/4 ऐसे जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y आपका कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी जाएगी। तो जो आपका आएगा जब हम x बराबर 0 करेंगे और x बराबर 0 आपका कहाँ होगा? y एक्सिस पे। तो ये ग्राफ आपका आएगा जस्ट वाई एक्सिस को टच करने की कोशिश, देखो इसे टच करेगा नहीं, बस जस्ट ऐसे जाता रहेगा। तो ये रहा आपका लॉगरिथमिक ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा बेसिक सा इंफॉर्मेशन ग्राफ के बारे में। इसको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।